हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं वन लाइनर क्विज और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, नॉट एमसीक्यूज, बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो वन डे एग्जाम्स होते हैं। जैसे कि आपका एसएससी कराता है, एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी के कोई एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, या फिर अदर किसी भी स्टेट के जो भी सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन या सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड, इन दोनों के द्वारा कराए जा रहे हैं, या रेलवे का कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, तो या कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है जहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स बेसिकली वहाँ पर कंसर्न है, तो उनके लिए ये क्विज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल्स एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में अनुसूची कितनी थी, मतलब बेसिकली जो शेड्यूल्स हैं वो कितने थे ओरिजिनली। ओरिजिनली मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था, लागू कब हुआ था, 26 नवंबर बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू होता है 26 ऑफ जनवरी 1949 को। तो उस टाइम पर कितने शेड्यूल हुआ करते थे, ये होते थे 8। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 8 शेड्यूल हुआ करते थे। प्रोविजन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडियन यूनियन हैज बीन मेड इन विच शेड्यूल। भारतीय संघ में नए राज्य का गठन के संबंध में प्रावधान किस सूची में लिखा गया है कि कोई एक नया राज्य बन सकता है, किसी एक बड़े राज्य को उसके पीस मतलब कट करके एक तरीके से कहा जाए, तो जो रिसेंटली अभी बना था हमारा एक नया राज्य, वो था तेलंगाना। ठीक है, और एक बना था 2014 को। तो इसके बारे में किस शेड्यूल के अंदर बात करी गई है, दिस इज रिटन इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है, प्रोविजन दिया गया है कि एक जो केंद्र है, बेसिकली जो सेंट्रल है, वो एक नए राज्य का गठन कर सकती है। इसमें मेजोरिटी कौन सी चाहिए होती है, इसमें एक सिंपल मेजोरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट शेड्यूल इन ओरिजिनल एंड 8th शेड्यूल इंसर्टेड। देखिए, जो फर्स्ट शेड्यूल है बेसिकली पहला शेड्यूल जो हमने अभी बात करी, जो एक नए स्टेट के बारे में फॉर्मेशन के बारे में बात करता है, तो ये किस साल में पूछा गया, किस साल में ये ओरिजिनली 8वें जो हमारे 8 शेड्यूल थे उनमें ऐड किया गया, तो वो टाइम था, साल की बात पूछी गई है, तो दिस इज इन 1951। ठीक है, तो 1951 में ये चीज होती है। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया ऑफ वेरियस स्टेट हैव बीन मेड। देखिए, राज्यों वो कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ठीक है, देश के अंदर विभिन्न विभिन्न हिस्सों में उनका प्रशासन और शासन चलाने का जो कंट्रोल वगैरह है उसके बारे में बात करी गई है। तो वो शेड्यूल है आपका 5th शेड्यूल। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये होता है 5th शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर 5th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करी गई है, जो कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज है उन सब के बारे में। एक है शेड्यूल 6। ठीक है, शेड्यूल 6 में क्या है, शेड्यूल 6 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन 4 पर्टिकुलर स्टेट्स। ठीक है, 4 वो पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। वो 4 कौन से हैं, जिससे कि आपके वो नॉर्थ ईस्ट वाले, आसाम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, तो वहां पर बात कर रहा है शेड्यूल 6। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन शेड्यूल 5। imposition of tax and duties by the government has been discussed in which schedule। जो टैक्सेस और ड्यूटीज लगती हैं सरकार के द्वारा, उसका जो विवरण है किस शेड्यूल में दिया गया है, ये शेड्यूल था आपका, दिस इज गिवन इन द 7th शेड्यूल, 7वें सूची में ये चीज दी गई है। विच शेड्यूल इंसर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू द लैंड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, दिस इज 2 होगा। ओके, इसको 2 ऐसा वाला नहीं है, ये TO2 है, सेफ गार्ड टू द लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो लैंड रिफॉर्म के बारे में जो एक्ट आपका शेड्यूल है वो कौन सा वाला है, बेसिकली लैंड रिफॉर्म पूछा गया कि मतलब जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, स्टेट की लैंड रिफॉर्म एक्ट है, उसको संवैधानिक सुरक्षा कौन सा शेड्यूल प्रोवाइड करता है। लैंड रिफॉर्म के बारे में तो आर्टिकल 4 बात करता है, बट यहाँ पर 4 नहीं है, ये 9 है।
ठीक है। शेड्यूल 9 जो है वो लैंड रिफॉर्म के बारे में और उसके सेफ गार्ड को बात करता है, सेफ गार्ड के बारे में बात करता है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर एज ऑफ प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज ऑफ के बारे में पूछ रहा है, मतलब अब तक, एट प्रेजेंट आप 2022 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2022 में अब तक कितने शेड्यूल हैं भारत के संविधान के अंदर? ये हैं 12। ठीक है, कितने हैं? 12। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर डील विद इन द शेड्यूल 12, जो 12वां शेड्यूल है उसके अंदर कितने विषयों के बारे में बात करी गई है? तो 12वां जो शेड्यूल है आपका, उसके अंदर जो बात करी गई है, ये बेसिकली 12वां शेड्यूल है कौन सा? 12वां शेड्यूल है आपका जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर जो हम बात करें यहाँ पर, तो 12th शेड्यूल के अंदर बात करी जाती है कि पावर्स एंड अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है किसकी? जो म्यूनसिपैलिटीज़ है, नगर निगम, जो शहरों में नगर निगम होता है, उनके अधिकारों और उनके पावर्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है शेड्यूल 12 में। और इसके अंदर जो है कितनी सब्जेक्ट्स के अंदर बात करी गई, बेसिकली हाउ मेनी सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पूछा है। तो यहाँ सब्जेक्ट्स हैं 18 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो शेड्यूल 12 ये कहता है कि जो नगर निगम है वो 18 विषयों पर क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, उन पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने सब्जेक्ट्स पर 11 शेड्यूल? ओके, 11 शेड्यूल जो है 11वां शेड्यूल। अब 11वां शेड्यूल क्या है? ये आपका बात करता है पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में ये बात करता है। ठीक है, पंचायत की जो अथॉरिटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पावर्स हैं, इनके बारे में ये बात करता है 11वां शेड्यूल। और यहाँ पर कितनी सब्जेक्ट्स पर ये लोग अपना कानून बना सकते हैं? ये है 29 सब्जेक्ट्स। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि 11वें शेड्यूल में पंचायत के बारे में जो 29 सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है, और 12वां शेड्यूल जो है उसमें 18 सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है। कौन? म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द मोस्ट रिसेंट शेड्यूल इंसर्टेड? किस साल में जो है जो एक मतलब रिसेंटली जो शेड्यूल ऐड किया गया है भारतीय संविधान में, वो कौन सा साल था? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास 8 थे, उसके बाद 2 और ऐड हुए। ठीक है, 9-10, 9-10 और 9-10 के बाद आता है लास्ट में जो रिसेंटली ऐड हुआ है, वो है आपका 11वां शेड्यूल और 12वां शेड्यूल। ठीक है, 11th एंड 12th शेड्यूल ऐड हो रहा है। ये किसके तहत ऐड होता है? देखिए, 11वां शेड्यूल जो है आपका, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आता है 1992 के अंदर, उसके तहत ऐड किया जाता है। और 12वां शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका 1992 का। ठीक है, 1992 में ही दोनों ये अमेंडमेंट हुई थी, तो उस दौरान ये शेड्यूल जो है वो ऐड किए जाते हैं भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, ओरिजिनली। ओके, और ओरिजिनली की जब हम बात करते हैं ना, तो कई बार लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो लैंग्वेज में पूछा जाता है कि भाई ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी भारतीय संविधान के अंदर? तो वो थी 14। ठीक है, 14 लैंग्वेजेस थी ओरिजिनली। ओरिजिनली, ठीक है। और एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे देश में जो संविधान में मेंशन्ड है वो कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल डील विद द लैंड रिफॉर्म? अभी हमने बात करी थी लैंड रिफॉर्म के बारे में। कौन सा अनुच्छेद जो है वो बात करता है, सॉरी, अनुसूची बात करती है। ठीक है, तो ये अनुसूची है आपकी शेड्यूल 9। ठीक है, 9th शेड्यूल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल? ठीक है, जनजातीय सलाहकार परिषद का उल्लेख किस अनुसूची में मेंशन्ड है? दिस इज मेंशन्ड इन द शेड्यूल 5। ठीक है, देखिए जहाँ पर आपका वर्ड इस्तेमाल हो कि जो शेड्यूल्ड एरिया है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या इस तरीके की जो चीज़ें आए, तो वो 5वां शेड्यूल और 6ठा शेड्यूल, इन दोनों में ही मेंशन्ड है कहीं ना कहीं। ठीक है, मोस्टली ये 5वां है, 6ठा तो पर्टिकुलरली 4 स्टेट्स के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर मेंशन्ड अंडर विच शेड्यूल? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का उल्लेख जो है किस शेड्यूल में लिखा गया है? ये लिखा गया है 6ठे शेड्यूल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है,
नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर इनकॉर्पोरेटेड ओरिजिनली अंडर शेड्यूल 8। देखिए लैंग्वेजेस के बारे में किसमें मेंशन्ड है, शेड्यूल 8 के अंदर। तो ओरिजिनली यहाँ पर पूछा है कितनी भाषाएं थी, तो ये थी आपकी 14 भाषाएं, जो हमने अभी कुछ देर पहले भी बात करी है। विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज इंसर्टेड एक सेकेंड, विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज इंसर्टेड थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1967 में होता है। तो इसके तहत जो है वो पहली भाषा जो शेड्यूल 8 के अंदर ऐड होती है वो कौन होती है। मतलब यहाँ पर देखिए 14 तो ओरिजिनली थी बट जो 15वीं भाषा है 15th लैंग्वेज वो कौन सी है जो कि 1967 में ऐड की गई थी, वो थी आपकी दिस इज सिंधी। सिंधी लैंग्वेज यहाँ पर क्या होती है, ऐड की जाती है। नेपाली वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 8th शेड्यूल इन विच ईयर। देखिए नेपाली भाषा भी हमारे संविधान में मेंशन्ड है, तो ये किस साल में ऐड की जाती है। दिस इज एडेड इन 1992 के अंदर एक अमेंडमेंट होता है 71st अमेंडमेंट। ठीक है, तो 71st अमेंडमेंट के तहत जो है 1992 में नेपाली भाषा भारतीय संविधान में क्या होती है, ऐड होती है। मैथिली एक भाषा है, ठीक है, तो जो आपके बिहार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली जाती है मैथिली स्पेशली। तो मैथिली भाषा जो है वो शेड्यूल 8 में किस साल में ऐड होती है ये पूछा है, तो ये भी आपकी ऐड होती है। दिस इज एडेड इन 2003। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मैथिली जो है वो 2003 में ये भारतीय संविधान के अंदर ऐड की जाती है। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर, दिस इज यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, अंडर 71st 71वां जो अमेंडमेंट था 1992 का, उस दौरान कितनी भारतीय भाषाएं जो है यहाँ पर ऐड होती हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करें दैट इज 3 भाषाएं ऐड की जाती हैं। वो 3 भाषाएं कौन सी हैं, एक तो है कोंकणी, दूसरी मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं जो है वो ऐड करी जाती हैं 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। ठीक है, how many languages were inserted through this is 9, इसे कट कर लीजिएगा 92 90, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो 2003, जिसमें अभी हमने बात करी कि जो मैथिली भाषा है वहाँ पर ऐड की गई, तो उसके साथ में मैथिली भाषा के साथ और कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी। तो यहाँ पर 4 भाषाएं जो है वो ऐड करी जाती हैं, और वो 4 हैं। एक तो है बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, तो ये 4 जो लैंग्वेजेस है ये ऐड की गई हैं भारतीय संविधान में 92 अमेंडमेंट के तहत, जो कि लेटेस्ट है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जो हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर जो बोडो लैंग्वेज है, ठीक है, बोडो लैंग्वेज आपकी कहाँ पे बोली जाती है, बोडो आपकी स्पेशली अगर जो हम बात करें तो ये जो आपका असम वाला रीजन है, ठीक है, असम वाला रीजन वहाँ पर जनरली ये बोली जाती है। संथाली लैंग्वेज, देखिए ये तो पता हो गया, बोडो आपका असम के आसपास बोली जाती है, मैथिली आपका बिहार में बोली जाती है। संथाली लैंग्वेज जो है ये झारखंड, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर मोस्टली ये बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is located the maximum number of राज्य सभा सीट्स अंडर शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारा राज्यसभा, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, अलोकेशन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स फॉर द राज्यसभा। राज्यसभा में एक मतलब जो एक स्टेट है उस स्टेट की कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है शेड्यूल 4 के अंदर। तो मैक्सिमम सीट्स के बारे में यहाँ बोला गया है, तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कितनी है, 31 है। ठीक है, ये तो हो गई राज्यसभा की बात। अगर जो हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में भी मैक्सिमम सीटें कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज वर allocated seat in the Rajya Sabha under the Schedule 4। This is Schedule 4। Schedule 4 के तहत कितने राज्य हैं जिन्हें, नॉट राज्य बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है, यूनियन टेरिटरीज जिनके पास जो है वो उनकी खुद की राज्यसभा सीट है। तो ये है 3। ठीक है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, 3 यूनियन टेरिटरीज है। कौन सी है,
एक है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के पास कितनी सीट्स हैं? देखिए जम्मू कश्मीर के पास है 4 सीटें, 4 राज्यसभा सीटें हैं। एंड दूसरा है दिल्ली। दिल्ली के पास 3 राज्यसभा सीटें हैं और एक है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के पास 1 राज्यसभा सीटें हैं। तो मतलब अगर हम बात करें इन टोटल राज्यसभा सीटें यूनियन टेरिटरीज की कितनी हैं, तो ये हो जाती हैं कितनी? टोटल 8 सीटें जो है वो राज्यसभा की अलॉकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7, जो 7वां आपकी अनुसूची है जिसके अंदर बात करी गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यहाँ पर पूछा है ओके किस लिस्ट के अंदर यहाँ पर बात करी गई। बेसिकली देखिए 3 तरीके की लिस्टें होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये 1 2 3 तो ये 3 टाइप की लिस्ट है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके बारे में बात करी गई है थर्ड लिस्ट के अंदर। थर्ड लिस्ट कौन सी है? कंकरेंट लिस्ट। तो इसके बारे में बात करी गई है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो कि आजकल करंट अफेयर में अगर जो आप पढ़ रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। लैंड रिफॉर्म्स रिमेन्स हैपन टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ मैटर। देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि आपके ये 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इनसे रिलेटेड। तो जो लैंड रिफॉर्म है ये किस के अंतर्गत आता है? ये मैटर है बेसिकली लैंड रिफॉर्म स्टेट लिस्ट का, मतलब 2 सेकंड वाली जो लिस्ट है स्टेट लिस्ट उसका मैटर है आपका लैंड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे पुलिस रिमेन्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ। देखिए रेलवे पुलिस जो है ये हमेशा मैटर होता है फॉर द स्टेट लिस्ट का, स्टेट लिस्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग बिलोंग्स टू विच लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये आपका रिलेटेड है विद द कंकरेंट लिस्ट के साथ में, कंकरेंट लिस्ट के साथ। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बिलोंग्स टू। देखिए एग्रीकल्चर आपका किससे बिलोंग करता है? ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, बट अभी जैसे आपने जो कृषि बिल आए थे जिस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, तो वहाँ पर केंद्र ने कानून बनाया था, बट केंद्र बना सकता है, इट हैज़ रेसिड्यूरी पावर्स। पंचायत राज जो है जो 7वें शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है वो किस लिस्ट के अंदर आता है? पंचायत डेफिनेटली आपका किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन बिलोंग्स करते हैं 7वें शेड्यूल के साथ में। ये किस बेसिकली पार्ट, किसका पार्ट है ये? दिस इज द पार्ट ऑफ थर्ड शेड्यूल, थर्ड लिस्ट बेसिकली। एंड थर्ड लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट है आपकी। ठीक है, तो अभी हम कुछ लिस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। देखिए यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सबसे पहले तो आपको ये पता हो जाए। जैसे डिफेंस हो गया आपका, डिफेंस, नेवी। डिफेंस मतलब नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये सारी आपकी आती हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। और साथ में आता है इसमें एटॉमिक एनर्जी जो है आपका, एटॉमिक एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। साथ में प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये भी आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। फॉरेन अफेयर्स हो गया आपका, फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। रेलवे हो गया, पोर्ट, टेलीग्राफ, सर्वे ऑफ इंडिया, सेंसस, इंटरनेशनल या इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं। और स्टेट लिस्ट की जब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट में जैसे पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस ये आता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आता है आपका। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, फिशरी हो गया, लाइब्रेरी, मार्केट, फेयर्स एंड बैटिंग, गैम्बलिंग या एग्रीकल्चरल इनकम जो है, एग्रीकल्चरल इनकम जो है ये भी आपका स्टेट लिस्ट में आता है। लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, टोल्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ें स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। और एक लास्ट बचती है हमारी, वो होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, CL लिख दिया मैंने उसे शॉर्ट में। तो कंकरेंट लिस्ट में जैसे क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर्स है, क्रिमिनल प्रोसीजर्स, क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर्स जो होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो वो आते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर। मैरिज एंड डाइवोर्स जो है, मैरिज
एंड डाइवोर्स जो है ये सब आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो तो आपका स्टेट सब्जेक्ट हो गया, बट एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा जो कमर्शियल लैंड होता है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, मतलब खरीदी और बेची जाती है। बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आता है। फॉरेस्ट एंड गुड्स, फॉरेस्ट जो है बेसिकली देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट एंड गुड्स जो है, फॉरेस्ट जो बेसिकली वो कंकरेंट लिस्ट है, वो राज्य का भी विषय है और केंद्र का भी विषय है, ठीक है। न्यूज़पेपर, बुक प्रिंटिंग या इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, प्राइस कंट्रोल एंड वेट मेजरमेंट, लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन, जैसे ये सारी चीज़ें जो है वो चैरिटीज़ हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपका फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सारे जो विषय हैं ये आपके कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे इंडियन पॉलिटी के, स्पेशली जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करी है शेड्यूल्स के बारे में, बात करी है शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।